नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम लोग पाठ्यक्रम 4 यानी कि क्रय विक्रय तथा वितरण पढ़ रहे हैं, जिसका कि जो अंतिम जो अध्याय है, जिसका शीर्षक है विक्रय संवर्धन एवं व्यक्तिक विक्रय, उसको हम पढ़ रहे हैं। उसका पहला भाग हमने पिछले वीडियो में देखा था और आज हम इसका दूसरा और आखिरी भाग पढ़ेंगे और इस प्रकार से जो हमारा मॉड्यूल 4 है वो भी समाप्त हो जाएगा इस अध्याय के साथ। ठीक है, तो इस पार्ट को जो इसका अंतिम भाग है उसको प्रारंभ करने से पहले फिर आप एक बार हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं, जो है 7895860757। तो अगर कोई भी आपको परेशानी आती है अपनी पढ़ाई में तो आप हमारे से इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपनी बात हमारे तक संप्रेषित यानी कि कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आपसे फिर एक बार अनुरोध है कि आप लोग हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को अपने दोस्तों, अपने परिचितों, ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, तो आइए एक बार जो पिछले वीडियो में हमने देखा था उसके बारे में पुनर्कथन कर लेते हैं। तो जो पिछला वीडियो था उसमें हमने बेसिकली विक्रय संवर्धन का अर्थ जाना था। विक्रय संवर्धन यानी कि सेल्स प्रमोशन क्या होता है, किस प्रकार से सेल्स को बढ़ाया जाता है और किस प्रकार से उनको प्रमोट किया जाता है, कौन कौन से और क्या उसका महत्व है, वो क्यों जरूरी है, ये आपने जाना था। फिर हमने जाना था कि उसकी बहुत सारी तकनीकें जो हैं वो कौन कौन सी हैं। इसके पश्चात हमने फिर थोड़ा सा जो व्यक्तिक विक्रय है यानी कि पर्सनल सेलिंग वो स्टार्ट किया था। उसका अर्थ हमने पिछले वीडियो में जान लिया था कि क्या होता है व्यक्तिक विक्रय। तो व्यक्तिक विक्रय क्या होता है, जब जो विक्रय है वो पर्सनल आदमी मतलब किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। उसके लिए जो विक्रेता है वो एक व्यक्ति रखता है जो कि जो कस्टमर है उसके साथ वार्तालाप करके उसको पूरी डिटेल समझाता है प्रोडक्ट की और उसके बाद प्रोडक्ट को उसको बेचता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं व्यक्तिक विक्रय यानी कि पर्सनल सेलिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो व्यक्तिक विक्रय क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति है वो जो विक्रेता है वो अपने द्वारा जो उसके प्रतिनिधि होते हैं या फिर स्वयं जो ग्राहक है उसको 1 to 1 मतलब पर्सनल तरीके से चीज को बेचता है। ठीक है, तो व्यक्तिक विक्रय के जो आवश्यक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें सबसे पहली बात होती है कि इसमें परस्पर क्रिया होती है। परस्पर क्रिया का मतलब है कि इसमें आमने सामने जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है वो बैठकर बात करते हैं और जो बेचने वाला है वो अपने जो उत्पाद हैं उनके बारे में जो क्रेता है उसको पूरी डिटेल में चीजों को समझाता है। तो इसमें क्या है, पहला जो तत्व है वो है परस्पर क्रिया, मतलब विक्रयकर्ता व भावी क्रेता के बीच आमने सामने बात होनी आवश्यक है। सेलर और बायर के बीच आमने सामने की बात होनी जरूरी है परस्पर क्रिया में। ठीक है, अगला है प्रेरित करना। तो जो विक्रयकर्ता होता है उसका जो मकसद है वो होता है कि वो किसी तरीके से मोटिवेट करे उस बायर को या जो भी प्रोस्पेक्टिव बायर है जो कि भावी क्रेता है जो खरीद सकता है सामान, उसको प्रेरित करे कि वो सामान का स्वामित्व ले ले, मतलब उस सामान को खरीद ले। तो वस्तु को बेचने के लिए विक्रेता को भावी क्रेता को प्रेरित करना पड़ता है। अगला है लचीलापन। तो लचीलापन क्या होता है, विक्रयकर्ता क्रेता की पसंद, आवश्यकता व इच्छा के अनुसार अपनी विक्रय तकनीक व विधि को समायोजित कर लेता है। तो मतलब वो देखता है, जो विक्रयकर्ता होता है, सेलर होता है, कि किस प्रकार का ग्राहक है, वो क्या चाहता है, उसको उसी प्रकार से सामान बेचने की कोशिश करता है। मतलब अपने व्यवहार को उसी हिसाब से चेंज कर लेता है। तो उसके अंदर लचीलापन होना जरूरी है, वो भी एक आवश्यक तत्व है पर्सनल सेलिंग का। फ्लेक्सिबिलिटी उसको इंग्लिश में बोलेंगे। अगला है विक्रय संवर्धन। तो जो अल्टीमेट गोल होता है, जो कुल मिला के लक्ष्य होता है व्यक्तिक विक्रय का, वो होता है किसी भी प्रकार से अपनी जो बिक्री है उसको बढ़ाना। तो उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, अपनी बिक्री को बढ़ाना। और एक और आवश्यक तत्व है वो है सूचना प्रदान करना। तो जो विक्रेता होता है वो क्रेता को उस जो उत्पाद है या सेवा है उसके बारे में पूरी जानकारी देता है, पूरी सूचना, विस्तृत सूचना उपलब्ध कराता है, जिसमें कि गुण भी हैं कि किस प्रकार से काम करता है, उसकी उपयोगिता है, उसके लिए जो ग्राहक है उसके लिए क्या उपयोग है वो भी उसको समझाता है। ठीक है,
अगला है जो सबसे अंतिम जो तत्व है वो है पारस्परिक लाभ। इस क्रिया में ये क्रिया द्विमुखी क्रिया होती है। इसका मतलब है कि दोनों तरफ से इसका फायदा मिलता है, मतलब दोनों तरफ से, यानी कि क्रेता जो कि सेलर है यानी कि क्रेता जो बायर है उसको भी, और जो विक्रेता है यानी कि सेलर है, उन दोनों को इसका फायदा मिलता है। ठीक है ना। तो क्रेता को तो मिलता है कि अच्छा उत्पाद प्राप्त होता है और विक्रेता को लाभ प्राप्त होता है। ठीक है। तो दोनों को इस प्रकार से लाभ होता है। ग्राहक को मिलती है संतुष्टि जो सामान खरीदता है उससे, और विक्रेता को मिलता है लाभ जो पैसा उसको ग्राहक से मिलता है उसके द्वारा। अब है तो व्यक्तिक विक्रय यानी कि पर्सनल सेलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो व्यक्तिक विक्रय जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विक्रय वृद्धि में सहायता करता है। ठीक है ना। तो कुल मिला के विक्रय संवर्धन में सहायक होता है व्यक्तिक विक्रय। केवल यही नहीं, कुछ अन्य लक्षण भी हैं जो विक्रय की इस तकनीक को महत्वपूर्ण बनाते हैं। वो कौन कौन से लक्षण हैं उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है ना। ये ये जो इसके लक्षण हैं, ये जो इसका महत्व है वो दोनों तरीके से है। उत्पादकों के लिए भी इसका महत्व है और साथ ही साथ उपभोक्ताओं के लिए भी इसका महत्व है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उत्पादकों के दृष्टिकोण से व्यक्तिक विक्रय के क्या महत्व है। तो सबसे पहला महत्व है कि ये नए और प्रचलित दोनों प्रकार के उत्पादों की मांग पैदा करता है। ठीक है ना। ये जो पहले से जो प्रोडक्ट बिकते हुए आ रहे हैं उनको भी, उनकी बिक्री बढ़ाता है, और साथ साथ जो नए प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करती है उसकी भी वृद्धि को बढ़ाने में सहायक होता है। ये नए उपभोक्ता बनाकर बाजार का विस्तार करता है। तो जब व्यक्तिक विक्रय एक अच्छे तरीके से कोई विक्रेता उपयोग में लाता है तो धीरे धीरे उसका प्रचार होता है, वो लोग उसके पास आना पसंद करते हैं और इस प्रकार से उसको नए ग्राहक मिलते हैं, नए उपभोक्ता मिलते हैं। यह उत्पाद सुधारने में भी सहायक होता है। कैसे सहायक होता है उत्पाद को सुधारने में? जब एक विक्रेता व्यक्तिक विक्रय के माध्यम से किसी उपभोक्ता को कोई सामान बेचता है, ठीक है ना, एक सेलर किसी बायर को कुछ सामान बेचता है पर्सनल सेलिंग के थ्रू, तो उसको क्या है, वो पूरी डिटेल उसको समझाता है, और उसको डिटेल समझाने के साथ साथ उसको जो ग्राहक है उससे कुछ कई सारे ऐसे सवाल मिलते हैं जो कि उसके लिए एक तरह से ये काम आते हैं कि किस प्रकार से वो जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो सारी जो फीडबैक उसको मिलते हैं, जो सूचनाएं वो प्राप्त करता है ग्राहक से, वो सारी सूचनाएं वो उत्पादक को देता है, और उत्पादक उसी के आधार पर उसका उपयोग करके उत्पाद की गुणवत्ता और अन्य सुधारों के लिए प्रयोग करता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह उत्पाद सुधारने में भी सहायक। अब है उपभोक्ता के दृष्टिकोण से, अभी तक तो हमने पढ़ा उत्पादक के दृष्टिकोण से, अब है उपभोक्ता के दृष्टिकोण से व्यक्तिक विक्रय का क्या महत्व। तो इसमें क्या है, आने वाले नए नए उत्पादों के बारे में उपभोक्ता को जानकारी प्राप्त होती है। व्यक्तिक विक्रय के माध्यम से वो जान पाता है कि किस किस प्रकार के नए उत्पाद बाजार में आ रहे हैं। अगला है व्यक्तिक विक्रय के कारण ही उपभोक्ताओं को बाजार में आने वाले नए उत्पादों के उपयोग की विधि का ज्ञान भी होता है। उनको उत्पाद के बारे में तो पता चलता ही है, साथ साथ को कैसे उसको उपयोग में लाया जाना है उसकी विधि का भी उसको ज्ञान हो जाता है उपभोक्ताओं को। इसी प्रकार से व्यक्तिक विक्रय में आमने सामने बातचीत होने के कारण यह विधि उपभोक्ता को अपनी आवश्यकता अनुसार उत्पाद खरीदने की एक निर्देशिका के रूप में कार्य करती है। ठीक है ना। तो एक गाइड के रूप में कार्य करता है। जो सेलर होता है वो सारी जानकारियां ग्राहक को देता है, तो इस प्रकार से उसको जो जानकारी एक गाइड से मिलती, एक निर्देशिका से मिलती, वही जो जानकारी है उसको सारी की सारी व्यक्तिक विक्रय के माध्यम से आमने सामने की बातचीत के कारण जो विक्रेता है उससे प्राप्त हो जाती है। अब है व्यक्तिक विक्रय उपभोक्ता को उत्पाद विषय के प्रयोग में आने वाली परेशानियों की सूचना, मतलब क्या क्या परेशानियां उसको आ सकती हैं उपयोग में लाने पर, और उसको किस प्रकार से उनका समाधान करना है। ठीक है ना। और समाधान नहीं हो पाता है तो शिकायत करने के लिए उसको क्या करना है। ठीक है ना। ये सारी सुविधाएं भी वो उनको प्रोवाइड करता है जो विक्रेता होता है, और उन परेशानियों का हल भी साथ में इस प्रकार से निकल आता है। ठीक है। अब है व्यक्तिक विक्रय में संलग्न विक्रयकर्ता यानी कि सेल्समैन। जो ये पर्सनल सेलिंग होती है ये किसके द्वारा होती है, सेल्समैन के द्वारा होती है। तो जो सेल्समैन होता है, एक अच्छा सेल्समैन जो होता है उसके अंदर क्या क्या गुण होने आवश्यक हैं ये हम जानेंगे। ठीक है ना। तो एक थोड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि आजकल काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी मौके हैं, लोगों को सेल्समैन की आवश्यकता होती है दुकानों में। तो कई सारे लोग आप में से जो सेल्समैन है उसका काम भी कर सकते हैं या फिर हो सकता है कर भी रहे हों।
ठीक है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक सेल्समैन में, वो इसके अंदर दिया हुआ है। तो ये जो 6 गुण दिए हुए हैं इसके अंदर, इनको हम एक एक करके जानेंगे। तो पहले पढ़ते हैं। जो इसके गुण क्या क्या हैं। शारीरिक योग्यता होनी चाहिए, मतलब किस प्रकार से वो एक स्वस्थ शरीर का मालिक होना चाहिए, उसका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, किसी प्रकार की उसको बीमारी नहीं होनी चाहिए, ताकि वो काम में अपना सही तरीके से मन लगा सके। साथ में बौद्धिक एवं मानसिक योग्यता, मतलब हो सकता है क्योंकि वहां पर बोलने की आवश्यकता पड़ती है, आपको कई चीजें सोचनी पड़ती हैं कि किस प्रकार से बेचना है, ठीक है ना। तो आपकी जो बौद्धिक और मानसिक योग्यता है वो भी उस प्रकार से होनी चाहिए। चरित्रता, इसका मतलब है सच्चाई के साथ, जो सच्चाई का गुण है वो भी जो विक्रय करता है, सेल्समैन है, उसके अंदर होना चाहिए। उसको ईमानदारी से काम करना चाहिए। उत्पाद के विषय में उसको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसको उत्पाद की सारी जो खामियां हैं वो भी पता होनी चाहिए, और जो उसकी खूबियां हैं वो भी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या क्या उसकी क्वालिटीज हैं, क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या डिमेरिट्स हैं, वो सब चीजें पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ प्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर मोटिवेट करने की क्षमता होनी चाहिए कि वो किस प्रकार से जो ग्राहक है उसको मोटिवेट करे कि वो उसके यहाँ से सामान खरीदे, ठीक है। साथ साथ उसका जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक एक करके इनको देख लेते हैं शॉर्ट में। सबसे पहला है शारीरिक योग्यता। तो जो व्यक्ति है उसको स्वस्थ और प्रभावी व्यक्तित्व का होना चाहिए, ठीक है ना। एक अच्छा व्यक्तित्व का स्वामी होना चाहिए जो सेल्समैन है उसको। अगला है बौद्धिक और मानसिक योग्यता। तो विशिष्ट बौद्धिक योग्यताएं भी होनी चाहिए, जैसे कल्पनाशीलता, मतलब कुछ सोच सोच के नई चीजें, नई तरीके से चीजों को करना, नई तरीके से चीजों को बेच पाना। पहल करने की क्षमता, जैसे कोई ग्राहक आया तो उसको जाके खुद अप्रोच करना पड़ता है, ठीक है ना, कि हाँ सर आपको क्या चाहिए। तो इस प्रकार की उसकी एक एटीट्यूड होना चाहिए। आत्मविश्वास होना चाहिए उसके अंदर, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो चीज़ों को कर पाए। उसकी जो स्मरण शक्ति है, मतलब याददाश्त है, वो तीव्र होनी चाहिए, काफ़ी अच्छी याददाश्त उसकी होनी चाहिए, ताकि वो ग्राहकों को भी याद रख पाए कि हाँ भाई ये फलाना ग्राहक है, ये उस दिन आया था, ये तब आया था, ठीक है ना। इस प्रकार से उसको स्मरण शक्ति होनी चाहिए, ताकि वो उनकी जो ग्राहकों की पसंद और नापसंद है उसको पहले ही ध्यान में रखे। इसके साथ साथ उसको सतर्क भी होना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी चीज़ से को पहले से ही भांप लेने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, सतर्क रहना चाहिए उसको। अब है अगला जो क्वालिटी है, गुण है, वो है सच्चरित्रता। तो सच चरित्रता में क्या होता है, ईमानदारी व सच्चरित्रता का गुण उसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि उन्हें उपभोक्ता का विश्वास जीतना है। तो इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए, अपने नियोक्ता और उपभोक्ता दोनों के प्रति उसको निष्ठावान होना चाहिए। उसके अंदर जो जिसने उसको नौकरी पर रखा है वो नियोक्ता है, तो उसके लिए भी और उपभोक्ता दोनों के लिए उसकी निष्ठा होनी चाहिए, उनके साथ उसको ईमानदारी से काम करना चाहिए। उत्पाद और कंपनी की जानकारी उसको होनी चाहिए। उत्पाद तथा कंपनी की जानकारी से मतलब है कि उसको पता होना चाहिए कि उत्पाद के क्या गुण हैं, उसको प्रयोग करने की विधि क्या है, उसके जब उसको यूज करे ग्राहक तो उसको क्या क्या सावधानियां रखनी है, किस प्रकार से उसको चलाना है चीजों को, ठीक है ना। तो इन सबको समझाने में उसको सक्षम होना चाहिए। कंपनी विशेष के व्यवसायिक व सेवा विवरण के विषय में जानकारी उपलब्ध कराने में भी उसको सक्षम होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि जो ये उत्पाद है वो जिस कंपनी का है, वो कंपनी और किस प्रकार के उत्पाद बनाती है, या यही उत्पाद क्यों सर्वश्रेष्ठ है, बाकी कंपनियां क्यों क्यों जो बाकी कंपनियां उनका प्रोडक्ट दूसरे ग्राहक है उसको नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। उसको अपनी जो प्रोडक्ट है उसको अच्छा बताना पड़ेगा कि, और उसको अगर जानकारी नहीं होगी कि कौन सी कंपनी बना रही है और क्या उस कंपनी का काम है, किस प्रकार की जो वो फैसिलिटीज उसके पास अवेलेबल हैं, क्या उसके जो प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या क्या गुण हैं, तो ये सारी चीजें उसके अंदर उसको नॉलेज होनी चाहिए, इसकी सारी की जानकारी उसको होनी चाहिए। अच्छा व्यवहार, तो उसका जो व्यवहार है वो शिष्टाचार और सहयोगपूर्ण होना चाहिए। अच्छे व्यवहार से क्या होगा, अच्छे व्यवहार से ही उपभोक्ता का विश्वास वो जीत पाएगा। और जो सेल्स है, अगर सेल्स प्रमोशन करना है, सेल्स को बढ़ाना है, सेल्स को जो विक्रय संवर्धन है वो करना है, तो जरूरी है कि आप उपभोक्ताओं का विश्वास जीतें, ठीक है। और जो एक और जो उसके अंदर गुण होना चाहिए वो है प्रेरित करने की क्षमता।
तो एक जो अच्छा विक्रयकर्ता है उसके अंदर उसको वार्तालाप करने में निपुण होना चाहिए, मतलब उसको कमांड होनी चाहिए, वो अच्छे तरीके से बात करना उसको आना चाहिए। क्योंकि उसको करना क्या है, उसको लोगों के साथ वार्तालाप भी तो करनी है। वार्तालाप के माध्यम से ही जो सेलिंग की जाती है अच्छे तरीके से आमने सामने की बातचीत से, उसी को ही पर्सनल सेलिंग कहते हैं। तो जो वार्तालाप करने में का जो गुण है, वार्तालाप करने में उसको निपुण होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए उसको, ठीक है, ताकि वह सामने वाले व्यक्ति को वार्तालाप में संलिप्त कर सके, उसको बातों में लगा सके, उससे उसकी जो जानकारी है वो प्राप्त कर सके बात में लगा के। उसमें यह क्षमता होनी चाहिए कि वह दूसरे व्यक्ति के मन में अपने उत्पाद के प्रयोग व स्वामित्व की इच्छा जागृत कर सके। तो वो क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए कि वो दूसरे व्यक्ति के साथ बात करके उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता के ऐसा कर दे कि वो जो दूसरा आदमी है वो उसके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मजबूर हो जाए, ठीक है ना, और किसी प्रोडक्ट के बारे में वो सोचे ही ना। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है और साथ साथ जो पाठ्यक्रम 4 है वो भी समाप्त होता है। जो अगला वीडियो होगा उसमें हम जो पाठ्यक्रम 4 है उसके संबंध के जो कुछ जो पुराने वर्षों में आए हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप लोग फिर हमारा एक बार व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं 7895860757। और इसके साथ ही आप लोगों से फिर एक बार अनुरोध है कि आप लोग अपने जानने वाले, अपने परिचितों, अपने दोस्तों के साथ हमारे इन वीडियोस को और हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी हमारी इस पहल का लाभ ले सकें। धन्यवाद।